वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, अगर मैं न्यूक्लियस से आगे बात करूं तो हम देख रहे थे क्रोमेटिनेट के बारे में। हमारी बात चल रही थी क्रोमेटिनेट के बारे में। अगर क्रोमेटिनेट को स्टेन किया जाए, इसकी स्टेनिंग की जाए, इसे स्टेन किया जाए, तो हमें दो अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे। क्रोमेटिनेट दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसे कहेंगे हेटेरोपिग्नोसिस। हेटेरोपिग्नोसिस का मतलब साफ है कि जैसे ही आप इस पे स्टेन डालोगे तो आपको दो अलग अलग पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जिसमें एक पार्ट आपको दिखाई देगा यूक्रोमेटिन और एक पार्ट आपको दिखाई देगा हेटेरोक्रोमेटिन। एक पार्ट दिखाई देगा यूक्रोमेटिन और एक पार्ट आपको दिखाई देगा हेटेरोक्रोमेटिन। अगर मैं यूक्रोमेटिन पार्ट की बात करूं तो पहली चीज, ये लाइटली स्टेन होगा, ज्यादा स्टेन नहीं होगा, हल्का स्टेन होगा। जबकि ये गहरा अभिरंजित डार्क स्टेन, डार्क एंड थिक स्टेन, गहरा व मोटा स्टेन यहां पर आपको दिखाई देगा। जबकि यहां पर एक पतला, एक लाइटली स्टेन आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर मैं यूक्रोमेटिन की आगे बात करूं तो ये डिफ्यूज्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है इसका? डिफ्यूज्ड पार्ट है। जबकि ये कंडेंस्ड पार्ट है। हेटेरोक्रोमेटिन कैसा पार्ट है? कंडेंस्ड, कंडेंस्ड पार्ट है। जबकि यूक्रोमेटिन कैसा पार्ट है? डिफ्यूज्ड पार्ट है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एंड जेनेटिकली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एंड जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है, जबकि ये लेस एक्टिव, या इसे बोल सकते हो इनएक्टिव। आप इसे लेस एक्टिव भी बोल सकते हो या इनएक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन कम पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन कम पाई जाती है। जबकि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन कम, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। ये अर्ली इंटरफेज में, अर्ली इंटरफेस अवस्था में रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट कब होता है सब? अर्ली इंटरफेस में। जबकि ये लेट इंटरफेस में रेप्लिकेट होता है। ये अर्ली इंटरफेज में रेप्लिकेट होता है, जबकि ये लेट इंटरफेज में रेप्लिकेट होता है। तो ये आ गया यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब न्यूक्लियस को एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ पाई जाएगी आउटर न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन, और ये होगी इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है। और ये है राइबोसोम, ये राइबोसोम है, ये देखो क्या है सब, राइबोसोम। हमारी बात हो चुकी है कि राइबोसोम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियोप्लास्ट। ये सारा क्या है, ये जो ब्लू से शो किया, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट। यह है न्यूक्लियोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पोर कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। यह है पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स, जहां से प्रोटीन और आरएनए इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यह है पोर कॉम्प्लेक्स। क्या है सब, पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यह है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। तो ये है सब न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। मेम्ब्रेनलेस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, स्फेरिकल है, गोलाकार है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये है क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन। ये है हेटेरोक्रोमेटिन। और ये है यूक्रोमेटिन। ये जो पतले धागे हैं वो क्या है, यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियस के चार चीजें थी। एक तो न्यूक्लियर एनवलप जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, एक मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और एक क्रोमेटिन जिसमें दो प्रकार के क्रोमेटिन हमने पढ़े थे, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में, अगर मैं क्रोमोसोम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हाफ मिस्टर एंड नगेली ने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। इसकी डिस्कवरी स्ट्रॉसबर्गर ने की। डिस्कवरी किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने। और क्रोमोसोम नाम किसने लिखा, क्रोमोसोम जो नेम है वो नेम दिया था वर्डियर ने। वर्डियर ने क्रोमोसोम नाम किसने दिया, वर्डियर ने दिया। एक नाम था क्रोमेटिन,
क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने दिया था, बताया था मैंने, ये ना। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो जो क्रोमेटिन नेट है, जब वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। तो क्रोमेटिन नेट हाईली कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। हाईली कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। इंटरफेज में आप क्रोमोसोम को नहीं देख पाओगे, इनविजिबल है। इंटरफेज में क्रोमोसोम इनविजिबल होते हैं, नहीं दिखाई देते। अगर आपको क्रोमोसोम में नंबर की स्टडी करनी हो कि क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, अगर आपको क्रोमोसोम में नंबर की स्टडी करनी हो या मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो, नंबर की स्टडी करनी हो कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है और मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो, तो आप मेटाफेज में स्टडी करते हो। किस अवस्था में आपको स्टडी करनी चाहिए? मेटाफेज में। यदि क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी है, या अगर मैं यूं कहूं कि क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसकी स्टडी करनी है, तो आप एनाफेज में जाओगे। एनाफेज में आप इसके मूवमेंट और इसकी शेप की स्टडी कर सकते हो। हॉफमिस्टर एंड नगेली ने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया और डिस्कवरी की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, और क्रोमोसोम नेम किसने दिया था? वोल्डेयर ने। क्रोमेटिन नेट जो है या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो हाईली कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। इंटरफेज में क्रोमोसोम इनविजिबल है, दिखाई नहीं देंगे। क्रोमोसोम की नंबर और मॉर्फोलॉजी की स्टडी मेटाफेज में की जाती है, क्योंकि यहां पर जो क्रोमोसोम होते हैं बहुत छोटे क्रोमोसोम होते हैं, बहुत स्मॉल साइज होता है। बहुत स्मॉल साइज या स्मॉलेस्ट साइज के क्रोमोसोम आपको दिखते हैं, तो वहां पर आप नंबर की स्टडी कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटे हैं, उनके मॉर्फोलॉजी की, आकार की स्टडी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर प्रॉपर शेप की स्टडी करनी है या क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी करनी है तो आप किससे करोगे? एनाफेज से करोगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करेंगे वहां हम एक शब्द देखेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से दो आर्म्स निकलेंगे, सेंट्रोमियर से दो आर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम एक होता है टीलोसेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, एक होता है मेटासेंट्रिक, और एक होता है सब मेटासेंट्रिक। तो क्रोमोसोम को चार हिस्सों में बांट दिया, एक टीलोसेंट्रिक, एक एक्रोसेंट्रिक, एक मेटासेंट्रिक और एक सब मेटासेंट्रिक। और ये किस आधार पे है? तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर,
कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होगी। अगर मैं यहां पर टीलोसेंट्रिक की बात करूं तो यहां पर सेंट्रोमियर लोकेटेड at the tip of chromosome, टिप ऑफ द क्रोमोसोम। यहां पर जो सेंट्रोमियर होगा वो क्रोमोसोम के टिप पर प्रेजेंट होगा। सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम के टिप पर। जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये बिल्कुल क्रोमोसोम के टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा। कई बार यहां पर आर्म्स बहुत छोटी भी होती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन यहां पर जो सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम के टिप पर स्थित होगा, या यूं कहूं तो सेंट्रोमियर आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? टर्मिनल देखने को मिलेगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? यहां पर सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर द टिप, टिप के पास। क्रोमोसोम की टिप के पास होगा। जैसे क्रोमोसोम की एक आर्म है और ये क्रोमोसोम की दूसरी आर्म। तो यहां पर क्या टिप के ऊपर प्रेजेंट है? नहीं, नियर द टिप, टिप के पास है। यहां तो बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट था। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर located at the mid of the chromosome। यहां पर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर स्थित होगा बिल्कुल मिड पर। कहां पर? मिड पर। किसके? क्रोमोसोम के मिड पर प्रेजेंट। बिल्कुल आपको ऐसे मिड देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिड पर प्रेजेंट है। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि यहां पर सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर द मिड, मिड के पास, मिड के ऊपर नहीं, मिड के पास। देखो यहां पर बिल्कुल मिड में है, यहां मिड के पास है। यहां क्या है? मिड के पास है। तो यहां पर नियर द मिड, मिड के पास, नियर द मिड ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ द क्रोमोसोम। तो चार प्रकार के क्रोमोसोम है। एक टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल यहां पर सब सेंट्रोमियर टर्मिनल जगह पर स्थित होगा, एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं टिप पर, क्रोमोसोम की टिप पर प्रेजेंट होगा। एक्रोसेंट्रिक, एक हिस्सा ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, छोटा हिस्सा होगा। एक्रो, एक हिस्सा ऊपर की तरफ दिखेगा। यहां पर हिस्सा ये छोटा सा दिख भी सकता है, कई बार वो नहीं भी दिखाता, लेकिन एक्रोसेंट्रिक में एक हिस्सा आपको जरूर ऊपर की तरफ दिखेगा और ये होगा नियर द टिप। और जो सेंट्रोमियर टर्मिनल है ये होगा सब टर्मिनल।
सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होगी, तो सब टर्मिनल पोजीशन होगी। मेटासेंट्रिक में बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है, मिड ऑफ द क्रोमोसोम होगा। सब मेटासेंट्रिक में जो नियर द मिड है, यानी मिड के पास होगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम आगे किस आधार पर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, तो अगर मैं सोमैटिक सेल की बात करूं, इसकी बात की जाए सोमैटिक सेल की, तो सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो डिप्लॉइड अवस्था में, यानी 2 है। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं, गैमीट की बात की जाए, तो गैमीट में हैप्लॉइड अवस्था पाई जाएगी, यानी क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे, n क्रोमोसोम पाए जाएंगे। गैमीट्स में हैप्लॉइड अवस्था पाई जाएगी। अगर क्रोमोसोम हैप्लॉइड अवस्था में पाए जाते हैं, उसे जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के साइज की बात की जाए, अगर मैं क्रोमोसोम के साइज की बात करूं, तो लेंथ पाई जाएगी 1 से 20 माइक्रोमीटर, विड्थ पाई जाएगी 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी पाई जाएगी, 1 से 20 माइक्रोमीटर, विड्थ कितनी पाई जाएगी, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। सबसे पहले फर्स्ट क्रोमोसोम जो ऑब्जर्व किया था, वो क्रोमोसोम कौन सा था, ट्रेडेस्केंशिया में ऑब्जर्व किया गया था। ट्रेडेस्केंशिया में ऑब्जर्व किया गया था। किसने किया था, हाफमिस्टर एंड नगेली। लार्जेस्ट क्रोमोसोम लार्जेस्ट क्रोमोसोम की बात की जाए, तो वो पाया जाएगा ट्रिलियम ग्रैंड फ्लोरम। ट्रिलियम ग्रैंड फ्लोरम में लार्जेस्ट क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम, ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम में आपको लार्जेस्ट क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में साइज ज्यादा पाया जाएगा। अगर मैं मोनोकोट की बात करूं और डाइकोट की बात करूं, तो मोनोकोट में साइज क्रोमोसोम का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में किसमें ज्यादा बड़े क्रोमोसोम पाए जाएंगे, प्लांट सेल में। मोनोकोट और डाइकोट में किसमें लार्ज क्रोमोसोम पाए जाएंगे, बड़े क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो मोनोकोट में। और स्मॉल क्रोमोसोम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्मॉल क्रोमोसोम प्लांट्स में, तो फंजाई में देखने को मिलेगा। और एनिमल्स में एविज, पक्षियों में देखने को मिलेगा।
किसमें? पक्षियों या एविज में देखने को मिली। ठीक है, ये क्रोमोसोम का एक जनरल इंट्रोडक्शन आ गया। देखिए एक शब्द आता है कैरियोटाइप। अगर मैं कैरियोटाइप की बात करूं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ all क्रोमोसोम्स। अगर मैं सभी क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो उसे कहेंगे कैरियोटाइप। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, size of chromosome, position of centromere, length of arms, secondary कंस्ट्रिक्शंस, ये सब चीजों की स्टडी की जाएगी। देखिए अगर मैं कैरियोटाइप की बात करूं तो ह्यूमन का एक कैरियोटाइप होगा या एक स्पीशीज का एक कैरियोटाइप होगा, जिसमें जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी किसकी? क्रोमोसोम की, उनके बारे में बात की जाएगी। जैसे उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। एक स्पीशीज में तो क्रोमोसोम की संख्या फिक्स ही होगी। उन क्रोमोसोम का साइज क्या है, उन क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर पाया जा रहा है उसकी पोजीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्म्स, जो दो आर्म्स बन रही है उनकी लेंथ क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां पाया जा रहा है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है एनओआर, इसके बारे में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहां पर न्यूक्लियोलस किसके साथ? क्रोमेटिन नेट के साथ कनेक्टेड हो जाती है, उस वहां क्या बनता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस या एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, वो कहां बन रहा है। इन आधार के ऊपर आप एक स्पीशीज का कैरियोटाइप दूसरी स्पीशीज के कैरियोटाइप से अलग कर सकते हो। तो कैरियोटाइप है क्या? यहां पर केवल जो क्रोमोसोम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में बात की जाती है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ आर्म, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा एक शब्द और आता है इडियोटाइप। इडियोटाइप क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं कैरियोटाइप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो वो इडियोटाइप कहलाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? इडियोटाइप कहलाएगा। तो ये आ गया कैरियोटाइप और इडियोटाइप। कैरियोटाइप में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सभी क्रोमोसोम की देखी जाती है, इसीलिए यहां पर शेप नहीं लिखा, क्योंकि हर क्रोमोसोम की क्या है? अलग अलग शेप है। ठीक है, नंबर देखे जाते हैं, उनका साइज देखा जाता है, पोजीशन देखी जाती है, सेंट्रोमियर की, आर्म्स की लेंथ देखी जाती है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस देखा जाता है। ठीक है,